फरवरी 2025 में दुनिया के 14 लीडिंग न्यूनेटोलॉजिस्ट यानी नवजात शिशु विशेषज्ञ एक जगह इकट्ठे होते हैं। उनके सामने यूके की सबसे बड़ी सीरियल किलर ट्रायल की मेडिकल सर्टिफिकेट रखे जाते हैं और उनका वर्डिक्ट जीरो साइंटिफिक वेरिफिकेशन, यानी जिस क्लिनिकल एविडेंस के दम पर एक नर्स को 15 होल लाइफ सेंटेंसेस देकर हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया, मेडिकल साइंस के मुताबिक उस सबूत में कोई दम ही नहीं था। अस्पताल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक बच्चों के इस खास वार्ड में अचानक एक मोर्टेलिटी स्पाइक देखा गया था, यानी अचानक से काफ़ी नवजात बच्चे डेथ बेड पर जाने लगे थे। क्या ये सच में एक क्लिनिकल मॉन्स्टर की दास्तान है या मेडिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल फेलियर? और एक माँ के रूप में ये केस मुझे आज भी रात को जगा के रखता है। इस पर्दे को हटाने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। मैं कोई आम न्यूज रिपोर्टर या यूट्यूब पर सनसनीखेज कहानियां सुनाने वाली कहानीकार नहीं हूँ। आई एम अ फॉर्मर मेडिकल ऑफिसर। मैंने इस सिस्टम को बहुत करीबी से देखा है, चाहे वो हॉस्पिटल का सिस्टम है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि जब भी कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन किसी कानूनी मुसीबत या लायबिलिटी क्राइसिस से गुजरता है तो उनका सबसे पहला स्टेप फोरेंसिक एविडेंस के साथ तोड़ मरोड़ करना होता है। I am Dr. X, and this is Code Red. पहले सिर्फ फैक्ट्स की बात करते हैं, ओनली एंड ओनली फैक्ट्स। लूसी लेडबी जो 1990 में पैदा हुई, वेल्स में नर्सिंग की पढ़ाई की, काउंटेस ऑफ चेस्टर हॉस्पिटल के नियोनेटल यूनिट में नौकरी शुरू की। मैं आपको बताती हूँ कि समय से पहले पैदा हुए कमज़ोर बच्चों को संभालना ये कोई आसान काम नहीं होता। पूरी रात लगती है, बहुत मेहनत लगती है। ये भरोसे की सबसे बड़ी निशानी है, भरोसा माँ बाप का, अस्पताल का। लेकिन जून 2015 से जून 2016 के बीच इस वार्ड में अचानक बच्चों की मौतों में मोर्टेलिटी स्पाइक देखा गया, यानी अचानक से काफ़ी नवजात बच्चे डेथ बेड पर जाने लगे और उसके पीछे कोई किसी को रीज़न भी समझ नहीं आ रहा था। जब पुलिस और डॉक्टर्स ने ड्यूटी चार्ट का मिलान किया तो उन्होंने अदालत के सामने पेश किया एक सिंपल टैबुलर ग्रिड, जिसे कहते हैं द शिफ्ट पैटर्न ग्रिड। स्प्रेडशीट मैट्रिक्स में हर एक हादसे के वक्त सिर्फ एक ही कॉमन लिंक आपस में जुड़ रहा था, नर्स लूसी लेडबी का ड्यूटी रोस्टर। यानी जब जब बच्चों के साथ ये हादसे हुए, वार्ड में ड्यूटी पर सिर्फ एक ही नर्स तैनात थी, लूसी लेडबी। इसके बाद 2018 में पुलिस जांच शुरू होती है, 2022 में कोर्ट का ट्रायल शुरू होता है और 2023 में अदालत उसे 15 होल लाइफ सेंटेंसेस सुना देती है, यानी उम्र कैद की ऐसी सज़ा जिसका मतलब है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी जेल की कोठरी से बाहर जिंदा नहीं आ पाएगी। लेकिन केस बंद, कहानी खत्म? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली मेडिकल कमियां तो अब सामने आने लगी थी। अदालत ने इसे सिर्फ एक सीधा साधा हत्या का मामला यानी होमिसाइड केस मानकर बंद कर दिया। लेकिन ऐसा क्या झूठ था जो कोर्ट रूम में सबसे बड़ा सबूत बनाकर पेश किया गया? और एक सवाल जो मैं आज तक नहीं भूल सकती कि अगर मेडिकल एविडेंस ही गलत था तो उन बच्चों की मौत का असली जिम्मेदार था कौन? आइए अब हम इस केस का अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं। वकीलों ने पहला दावा दिया एयर एम्बोलिज्म बाया इंट्रावीनस एक्सेस लाइंस। इसका सीधा और आसान मतलब ये है कि जो हमें ग्लूकोज चढ़ाने वाली सुई या नाली लगाई जाती है उसके ज़रिए जानबूझकर सिरिंज के थ्रू हवा इंजेक्ट कर देना, कि जब वो हवा इंजेक्ट की जाती है तो वो सीधे हमारी कोरोनरी आर्टरीज में जाके
हमारे हार्ट की पंपिंग को ब्लॉक करती है, जिससे हमें हार्ट अटैक आ जाता है। इस पूरी थ्योरी का उन्हें सबसे बड़ा सबूत क्या लगा? क्यूटेनियस मॉटलिंग, यानी गंभीर हालत में बच्चे की त्वचा पर लाल और बैंगनी रंग के अजीब धब्बे बन जाना। जब बेचारे बच्चों को बचाने के लिए CPR यानी रिससिटेशन फेज चल रहा था, तब उनकी स्किन पर ये पैचेस देखे गए थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहीं पर पूरा का पूरा केस वैज्ञानिक रूप पर बदल जाता है। जब समय से पहले कोई बच्चा पैदा होता है और उसके फेफड़ों में हवा नहीं जाती, तो उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। ऐसे बच्चों में मौत के वक्त शरीर के टूटने का एक नॉर्मल लक्षण है ये धब्बे पड़ जाना। ये किसी मर्डर का पक्का सबूत नहीं थे, और कोर्ट ने एक आम मेडिकल सिम्टम को उठाया और उसे वेपन ऑफ ऑफेंस बना इसी दिया। वजह से फरवरी 2025 में दुनिया के 14 नवजात शिशु स्पेशलिस्ट के इंटरनेशनल पैनल ने इस पूरी रिपोर्ट का दोबारा निरीक्षण किया और साफ कहा कि इस केस में इंजेक्शन से हवा देने का 0 साइंटिफिक वेरिफिकेशन था, यानी कोई पक्का सबूत था ही नहीं। कोर्ट रूम में मेडिकल एविडेंस का गलत इस्तेमाल किया गया, और ये सिर्फ एक गलती नहीं होती, क्योंकि जब एक सबूत गलत तरीके से पेश किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि किसी की पूरी जिंदगी गलत फैक्ट्स पर तय होने वाली है। तो हम पोस्टमार्टम करेंगे सरकारी पक्ष के दूसरे सबसे बड़े दावे का, यानी एक्सोजिनस हाइपर इंसुलिनिज्म। तो इल्ज़ाम ये था कि लेटबी ने बच्चों के न्यूट्रिशन के बैग में इंसुलिन मिलाया ताकि उसका ब्लड शुगर लेवल खतरनाक लेवल तक गिर जाए, बच्चे को नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, यानी बच्चे का दिमाग ग्लूकोज कम होने की वजह से काम करना ही बंद कर दे। उन्होंने कोर्ट में एक हाई इंसुलिन की लैब रिपोर्ट को अपना सबसे बड़ा पक्का सबूत बनाकर पेश किया। लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर मैं पूछ रही हूँ, वेयर इज द कॉन्करेंट सी पेप्टाइड टेस्ट? मैं इसे आसान भाषा में एक्सप्लेन करती हूँ। सी पेप्टाइड एक ऐसा टेस्ट है जो ये साबित करता है कि इंसुलिन हमारे शरीर ने खुद बनाया है या बाहर से किसी सुई के जरिए दिया गया था। पूरे केस में अस्पताल ने सी पेप्टाइड का पूरा टेस्ट कभी किया ही नहीं, और जो रिपोर्ट कोर्ट में दिखाई गई वो ऐसी पुरानी मशीनों पर की गई थी जो खून में मौजूद दूसरे प्रोटीन्स को भी गलती से इंसुलिन दिखा देती हैं। बाकी चैनल्स ने उसे एक सनकी कातिल बोलकर केस ही क्लोज कर दिया। बहुत ही बेसिक और बचकाना एनालिसिस। लेट अस डायसेक्ट दिस ट्रू क्लिनिकल हॉरर। वो एक आम सीरियल किलर होता है जो अंधेरे में मौत बांटता है, लेकिन एक मेडिकल प्रेडेटर वो आपका अटूट भरोसा जीतकर जिंदगी बचाने वाले टूल से ही मौत देता है। पुलिस को उसके घर से मिले सबसे बड़े साइकोलॉजिकल स्मोकिंग गन के हिंट्स, द हैंड रिटन पोस्ट इट नोट। इस कागज पर एक ही दिमाग की दो भयानक और आपस में लड़ती हुई आवाजें लिखी। एक तरफ लिखा था आई एम इविल, आई डिड दिस, और ठीक उन्हीं लफ्ज़ों के बराबर लिखा था आई डिड नथिंग रॉन्ग, आई एम इनोसेंट। अब इसे फॉरेंसिक साइकेट्री में कहते हैं मेंटल स्प्लिटिंग, यानी हमारा दिमाग दो तरीके से एक ही समय पर काम करता है। लेकिन लेटबी को असली हाय किस चीज़ से मिलती थी? इट वॉज नॉट जस्ट डेथ, वो मज़ा था मौत और जिंदगी के बीच भगवान बनने का। द नार्सिसिस्टिक सप्लाई ऑफ रिससिटेशन। अब यहाँ पे आप चिलिंग कोरियोग्राफी देखिए। आईसीयू के अंदर चुपचाप बच्चे का दम घुटना, और जैसे ही मॉनिटर्स पर पैनिक अलार्म्स बजते हैं, वेंटिलेटर्स क्रैश होते हैं और सीनियर डॉक्टर्स की भीड़ भागकर आती है, तो सबसे पहले खुद भागकर उसे दोबारा होश में लाने का नाटक करना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस पूरे क्लिनिकल केओस की डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और कंट्रोलर सिर्फ एक ही औरत थी। जब बच्चा कोलैप्स होता तो वो उस मेडिकल पैनिक की केंद्र बिंदु बन जाती।
सीनियर डॉक्टर्स की नज़रों में मसीहा बनने में और परेशान माता पिता को दिलासा दिलाने में उसे एक अजीब बीमार मानसिक संतुष्टि मिलती थी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ऑक्यूपेशनल बर्नआउट और सीवियर क्लिनिकल ट्रॉमा, वार्ड में स्टाफ की भारी कमी। सवाल उठता है, क्या वो वाकई एक शातिर साइकोपैथ थी जो सफ़ेद कोट के पीछे छुपकर सांसों का सौदा कर रही थी, या फिर वो खुद एक ओवरलोडेड हॉस्पिटल सिस्टम के डिप्रेशन का शिकार थी। लेडबी के दिमाग की कहानी एक टूटे हुए दिमाग की लाचारी पर आकर रुकती है। क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार लेडबी को टारगेट चुन लिया तो एंट्री होती है दुनिया की सबसे खतरनाक दिमागी एरर की, कंफर्मेशन बायस। इसका मतलब पहले से ही एक थ्योरी बना लेना कि कातिल कौन है और फिर सिर्फ वही सबूत ढूंढना जो उस थ्योरी में फिट बैठे। बाकी सारे असली साइंटिफिक फैक्ट्स को कचरे के डिब्बे में डाल देना। टारगेट पहले से तय था, उसके बाद उसके हर एक ओवरटाइम घंटे, हर एक मेडिकल चार्ट और उसकी डायरी के एक एक लफ्ज़ों को मरोड़कर एक मॉन्स्टर का सांचा तैयार किया गया। थर्ड वॉल इंक्वायरी ने इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का काला सच बेनकाब कर दिया है। सीनियर स्पेशलिस्ट ने पुलिस के आने से कई महीने पहले मैनेजमेंट को रिटर्न वार्निंग दी थी। मशीन्स फेल हो रही हैं, वेंटिलेटर खराब हो रहे हैं और वार्ड में फेटल क्रॉस कंटेमिनेशन फैल रहा है। और मैनेजमेंट ने क्या किया? रिपोर्ट्स को दबा दिया और प्रोफेशनल्स को धमकी दी कि करियर तबाह कर देंगे, क्योंकि हॉस्पिटल का नाम खराब नहीं होना चाहिए। जून 2026 के दौरान चल रही थर्ड वॉल इंक्वायरी के अपडेट्स बताते हैं कि उनका फाइनल इवैल्यूएशन लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस के चलते डिले हो चुका है। और जनवरी 2026 में क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने अचानक लेडबी पर 11 नए केसेस चलाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि कोई ठोस सबूत यानी एविडेंशियल टेस्ट था ही नहीं। एक माँ बनकर अब मैं बात करूंगी सभी फादर्स एंड मदर्स से जो ये वीडियो देख रहे हैं। इस केस के दो भयानक सच हैं। पहला कि मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई, कुछ लोगों के घर के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। और दूसरा कि अगर फोरेंसिक डाटा गलत थे तो एक मासूम लड़की अभी भी जेल के पीछे है और असली एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है। एक माँ और एक मेडिकल इंसाइडर के तौर पर मैं आपको आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए एक नॉन नेगोशिएबल ऑपरेशनल प्रोटोकॉल दे रही हूँ। कभी भी किसी बड़े हॉस्पिटल की चमकती हुई मल्टी करोड़ बिल्डिंग या उनके एलीट कॉरपोरेट ब्रांड या प्रीमियम फी स्ट्रक्चर देखकर अपना अंधा भरोसा मत सौंपिएगा। बड़ी बड़ी डिग्रीज आपकी प्रोटेक्टिव मैटरनल इंस्टिंक्ट को छुपा नहीं सकती। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा खतरे में है तो आप अपने बच्चे के एक अल्टीमेट गार्डियन हैं। उसी वक्त खड़े होइए, इंटरवीन कीजिए, सवाल पूछिए, डेली केस शीट्स और ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड्स की मांग कीजिए। तीन नजरिए एक सच। मेरे क्लिनिकल रिव्यू ने फ्लॉड फॉरेंसिक साइंस को एक्सपोज किया। मेरे इंस्टीट्यूशनल इंसाइडर ने कॉर्पोरेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को बेनकाब किया और मेरे मदर होने ने उन उजड़े परिवारों को देखा जो अधूरे सच के साथ जी रहे हैं। अगर कोर्ट में पेश किए गए साइंटिफिक सबूत अनवेरिफाइड थे तो उन बच्चों की मौत का असली कारण क्या था? क्या वो वाकई एक कैलकुलेटेड मॉन्स्टर थी या फिर एक कोलैप्सिंग हॉस्पिटल सिस्टम की कमियों को छुपाने के लिए बनाया गया अल्टीमेट स्केपगोट? तीन नजरिए, एक सच और एक सवाल जो आपको रात को जागता रखेगा। कोड रेड, टर्मिनेटेड।